मॉलिक्यूल्स ऑफ कोहेसिव मतलब सेम, एडिसिव मतलब डिफरेंट. देन रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है. देन उसके बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, sphere of influence, an imaginary sphere drawn around a molecule whose radius equals to range of intermolecular forces. ठीक है. उसके बाद में surface film is called as surface film. उसके बाद में intermolecular theory of surface tension क्या एक्सप्लेन करती है कि जो भी molecules surface film करेंगे they experiences net downward force and by virtue of that net downward force सारे मॉलिक्यूल जो टॉप मोस्ट लेयर पे रहेंगे कहाँ पे जाएंगे, इनसाइड द लिक्विड, एंड उनका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए फिर वर्क करना पड़ेगा और वर्क करके अनदर मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म पे आएगा. दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, विच इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट एरिया. यूनिट इज जूल पर मीटर का स्क्वायर. डायमेंशंस m1 t-2. ठीक है. उसके बाद में आता है सरफेस टेंशन. क्या है सरफेस टेंशन? फोर्स एक्टिंग at right angles to an imaginary line drawn on the free surface of liquid per unit length denoted by S, given by S equals to SI unit Newton per. फिर उसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, dW इक्वल्स टू T इंटू DA. उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? when liquid is in contact with solid, angle made by tangent drawn to the free surface of liquid with the surface of solid measured inside the liquid is called as angle of contact. फिर angle of contact किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड ऊपर का मीडियम. ठीक है. उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एडिसिव फोर्स ड्यू टू, तीसरा एडिसिव फोर्स ड्यू टू एयर गैस एंड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू, उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर का एडिसिव फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर ऑफ द लिक्विड हम डिफाइन करेंगे. ठीक है. जैसे केरोसिन है तो एक्यूट, मर्क्यूरी है तो, वाटर है तो जीरो. ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट कैसे रहेगी और उसकी इक्वेशन क्या था, cos थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3. ठीक है. उसके बाद में आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट कितना होता है R. वही अगर सोप बबल होगा तो 40 अपॉन R. देन आती है कैपिलरिटी. क्या है कैपिलरिटी? ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डीप इनसाइड द लिक्विड. अब कैपिलरी ट्यूब मतलब बोर. उसमें क्या होता है, अगर शेप कॉनकेव है तो प्रेशर आउटसाइड पे ज़्यादा रहेगा, शेप अगर कॉन्वेक्स है तो प्रेशर, एंड अगर फ्लैट सरफेस पर दोनों साइड में सेम रहेगा. ठीक है. एंड उसके बाद में सरफेस टेंशन इन कैपिलरिटी कितना होता है, T इक्वल्स टू RH G रो अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा. फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो उसमें जो है स्टैंड अप, अगर हमने कैपिलरिटी को टिल्ट कर दिया बाय एन एंगल थीटा तो अब लिक्विड की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी. कितनी बनेगी? H अपॉन कॉस थीटा. पहले अगर H थी तो कितनी बनेगी? H अपॉन कॉस थीटा. थीटा क्या होगा यहाँ पे, कितने एंगल से उसको हमने इंक्लाइन किया है. ठीक है. सीधा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, उसको बोला था हमने विस्कोसिटी. सिट डाउन खुशी. अब ये विस्कोसिटी वाली टेंडेंसी है, इंड्यूस क्यों होती है, क्या रीजन है? नहीं, रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए होती है, करेक्ट है. बट रिलेटिव मोशन को अपोज एक्चुअल में कौन कर रहा है? विस्कोसिटी तो टेंडेंसी होगी. टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? विस्कोसिटी के लिए. सिट डाउन स्नेहल. वेलोसिटी ग्रेडियंट, change in velocity per unit distance. Sit down. Ram, explain the concept of velocity gradient. क्या होता है, क्यों आता है? मतलब कि क्या देखो कि लेयर ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ पाइप इज एट रेस्ट, एंड जैसे जैसे हम पाइप से दूर जाएंगे वैसे वेलोसिटी
इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो चेंज होने वाला है वेलोसिटी में, इसको अगर हम डिस्टेंस के साथ रिलेट करेंगे तो उसको रिलेट करने वाली क्वांटिटी आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय dv by dx, उसका ऐसा यूनिट पर सेकंड, डायमेंशंस t-1। वेरी गुड, सिट डाउन। शुभम, व्हाट इज मीन बाय विस्कस फोर्स? Viscous force is a tangential force which acts between different layers of fluid. Sit down. इंद्रनील, अब ये विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले रिलेशन किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन ने। उसके लिए हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। वेरी गुड, सिट डाउन। वैष्णवी, क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स? विस्कस ग्रेडियंट। व्हाट इज मीन बाय विस्कस ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्या होगा? फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड यहाँ पे फिर कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, दैट विल बी ईटा, एंड इस ईटा को हम बोलेंगे एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हर्षवर्धन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? सिट डाउन। स्वप्निल, it is defined as viscous force per unit area per unit velocity gradient denoted by eta, given by eta equals to f upon a into dv by dx। वरुण, तो यहाँ पे विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एंड इसी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हमने बोला था पॉइसिली, मतलब pl। सिट डाउन। उसके बाद में आता है सीजीएस यूनिट। भगत, क्या था सीजीएस यूनिट फॉर विस्कोसिटी? टॉपर ऑफ द लास्ट टेस्ट भगत। डाइन। वेरी गुड, सिट डाउन। श्रवण, इसको क्या बोला था हमने? पॉइज। डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसको हमने बोला था एज पॉइज। फिर उसके बाद में देवेश, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितने पॉइज? 10 पॉइज। ठीक है, सिट डाउन। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या था? विस्कस फोर्स इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ईटा। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था स्टोक्स लॉ। श्रवण, स्टोक्स लॉ कब एप्लीकेबल था? उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन थी कि अगर कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या फील किया है? फ्लूइड या फिर लिक्विड फील किया है, एंड उस कंटेनर के अंदर अगर हम एक स्पेरिकल बॉडी ड्रॉप करेंगे जिसकी रेडियस r है, एंड अगर उस स्पेरिकल बॉडी को हम ड्रॉप करने के बाद वो v इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, तो बॉडी के ऊपर क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। ये फोर्स क्यों एक्ट होगा? क्या होगा? बॉडी को नीचे आना है, मतलब नीचे जो लिक्विड की लेयर्स आ रही है उनको बाजू करना पड़ेगा। जब वो बाजू में जा रही है मतलब क्या हो रहा है? उनके बिटवीन रिलेटिव मोशन हो रही है, एंड इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो विस्कस फोर्स है वो इनडायरेक्टली कंबाइंडली उसकी एक्शन ये होगी कि बॉडी के मोशन को ही वो अपोज करेगा। एंड कितना होता है ये विस्कस फोर्स? प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, मतलब एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें विस्कस फोर्स मिलता है एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, जिसमें से 6 पाई का मतलब ईटा viscosity, R of the body, V of the body inside the fluid. Sit down. उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था, दैट वाज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये सुप्रिया, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेरी गुड। अपथ्रस्ट, फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट और बायोंसी। वेरी गुड, सिट डाउन। क्या होता है जब भी हम बॉडी को लिक्विड के इनसाइड ड्रॉप करते हैं तो बॉडी कहाँ पे ट्रैवल करती है? डाउनवर्ड ट्रैवल करती है। तो उस केस में एक्ट होने वाले 3 फोर्सेस थे। पहला, बॉडी का वेट, कितना होता है वेट? mg। अब m मतलब फिर से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर बॉडी की डेंसिटी रो है तो उस केस में mg कितना बनेगा? 4/3 पाई r का क्यूब इंटू रो इंटू जी। उसके बाद में सेकंड फोर्स आता है, दैट इज
स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई टा आरवी। ये कहाँ पे एक्ट होगा? इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एंड उसी डायरेक्शन में और एक फोर्स एक्ट होगा जो हमें आर्किमिडीज ने बोला था, दैट इज अपथ्रस्ट। और ये अपथ्रस्ट कितना होता है? इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब हमें डेंसिटी ऑफ द बॉडी की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेना पड़ेगा। तो अपथ्रस्ट कितना बनेगा? v इंटू सिग्मा इंटू जी, मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि इन तीनों फोर्सेस की वजह से आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो बनेगा। क्यों जीरो बनेगा? क्योंकि वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो अप थ्रस्ट है एंड उसके बाद में विस्कस फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब इन्होंने बैलेंस कर दिया, मतलब क्या होगा? नेट फोर्स विल बिकम जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो बन गया इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो, एंड एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म बनेगी। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी फ्लूइड में से ट्रैवल करती है उसी वेलोसिटी को बोला जाता है एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी? मतलब सनी साक्षी, the uniform velocity with which body travels inside the fluid when net forces acting on the body will become zero is called as terminal velocity. Very good, sit down. फिर उसके लिए हमने क्या किया? इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दी एंड हमें एक्सप्रेशन मिला था शंतनु टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। क्या थी टर्मिनल वेलोसिटी? 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। हर्षवर्धन, व्हाट इज जी इन दिस केस? वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, रो किसकी? बॉडी की, सिग्मा किसकी? लिक्विड की या फिर फ्लूइड की। ठीक है, देन ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एंड वी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। तो लिक्विड के केस में क्या होता है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है तन्विशा, एंड डिक्रीज होती है तो उसको फाइंड करने के लिए रिलेशन क्या था? स्लॉटल्स एम्पिरिकल इक्वेशन, eta at temperature T equals to eta at 0 upon 1 plus alpha into T plus beta into T का स्क्वायर। इस रिलेशन से हम विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सीधा। उसके बाद में यश, हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस की केस में क्या होता है? विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और क्या रिलेशन देखा था हमने? ईटा प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ टी, वेयर टी इज द टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस की केस में विस्कोसिटी डिपेंड करती है उसके डिफ्यूजन के ऊपर, एंड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, मालूम है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? कहाँ पे पढ़ा है इसको? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बॉयल्स लॉ, काय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ, असं म्हण ना मग, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, देन लुजैक्स लॉ, गे लुजैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस उसके बाद में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेंसिटी का रूट ऑफ डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास, तेच। बस उसके बाद में एवोगैड्रोज लॉ, मतलब इक्वल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। कौन से टॉपिक में? ये स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्ड टॉपिक है का 6 नंबर का है। ठीक है,
तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, इसलिए विस्कोसिटी भी क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देवेश कोणासाठी ऍप्लिकेबल आहे? होतं पण कोणासाठी? श्रवणसाठी, तुझ्यासाठी, गैसेस के लिए. वेरी गुड, सिट डाउन. किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर गैसेस. ठीक है. देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था शुभम. एक्सेप्ट वॉटर, गॅसेसवर प्रेशर असतो, गॅसवर प्रेशर नसतो. असं नाही ना तेजस, गॅससाठी सेम नाही, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आहे. वेरी गुड, सिट डाउन. शुभम सिट डाउन. ठीक है. तो ये हो गया विस्कोसिटी एंड इट्स इफेक्ट. इसके बाद में और कुछ पढ़ा था, पॉइसिलीज इक्वेशन हो गया था. लेक्चर होतं ना तुमचं तर चालता चालता झाला होता. ठीक है. पॉइसिलीज इक्वेशन, श्रवण क्या बोला था पॉइसिलीज ने? इफ प्रेशर डिफरेंस is maintained across the pipe, then volume flowing through the pipe is directly proportional to pressure, directly proportional to, inversely proportional to, inversely proportional to. फिर यहाँ पे हम कांस्टेंट लेके आ गए थे. कितना था कांस्टेंट? पाई पी आर रेज टू 4 अपॉन ईटा इंटू एल. तो ये हो गई वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप. वेरी गुड, सिट डाउन. ठीक है. पाई पी आर रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, 8 ईटा एल. ठीक है. ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. पाई बाय 8 यहाँ पे कांस्टेंट है. स्वप्नील कसा आला तसाच. ठीक है. तो पाई पी आर रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, ये क्या है? पॉइसिलीज इक्वेशन. किसके लिए? फॉर फ्लूइड फ्लो, जिसमें से V का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप. ठीक है. P का मतलब प्रेशर नहीं, प्रेशर का डिफरेंस R रेज टू 4, सॉरी R रेडियस ऑफ पाइप, जिस पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है. L मतलब ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. तो ये मिला था हमें वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन केस ऑफ पॉइसिलीज इक्वेशन. फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो रेट होता है फ्लूइड फ्लो यानी Q इक्वल्स टू कितना बनेगा? P बाय आर. कहाँ से आ गया था? इसको हमने इक्वेट किया था I इक्वल्स टू V बाय आर से. जैसे ओम्स लॉ होता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, V इक्वल्स टू आई आर. मतलब करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. उसी तरह से प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं होगा. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हमने R की वैल्यू कैलकुलेट की थी. R इक्वल्स टू क्या बनेगा? P अपॉन Q. क्या बनेगा? R इक्वल्स टू P अपॉन Q. अब Q का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो. मतलब हम उसको लेते हैं V पर यूनिट टाइम, बट यूनिट टाइम है तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा. मतलब Q इक्वल्स टू क्या बनेगा? V बनेगा. इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा फिर? P अपॉन Q इक्वल्स टू V है. V मतलब कौन है? पाई P R रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा इंटू एल, यानी कि रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो. PP कट होके क्या बनेगा? 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेज टू 4. ये मिलता है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड. हो गया था ये भी. एंड उसके बाद में जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में तो एडिशन किसकी? रेजिस्टेंस की. उसी तरह से पाइप्स अगर एक के बाद एक कनेक्ट किए तो रेजिस्टेंस की भी एडिशन होगी. ठीक है. देन अगर पाइप को एक के नीचे एक कनेक्ट किया तो मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? इनक्रीज होता है. पॅरलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होता है. मग पाणी घेऊन जायला कुठलं सोपं आहे? एकानंतर एक पाईप का एका पॅरलल एक पाईप? ते डिपेंड करतं ना. आपल्याला जर जास्त डिस्टन्सवर न्यायचं असेल तर एकानंतर एकच लावावं लागेल. एका खाली एक लावून चालेल का? चालेल. कसं चालेल? एवढी सगळी घेऊन जायची डिस्टन्सपर्यंत. ठीक है. तो ये हो गया ऑल अबाउट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. क्लियर है फिर सबको? अभी आज इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट का डिस्कशन हमें शुरू करना है. दैट इज अपथ्रस्ट और बायोन्सी. अपथ्रस्ट और बायोन्सी.
अपथ्रस्ट और बायोन्सी. आता कालचं लेक्चर सोडून पहिले सुना है ये बायोन्सी अपथ्रस्ट. कहाँ पे सुना है? अरे का तू येडा आहे का? तू मला येड्यात काढतोय कळत नाही. मी पहिलेच सांगितलं ना, कालचं लेक्चर सोडून अगोदर कधी ऐकलंय? म्हणतो हो सर, कालच्याच लेक्चरमध्ये. बायोन्सी और अपथ्रस्ट. डाऊट आहे? काय डाऊट आहे बाळा तुला? मग 10वीत ऐकलंय का असं म्हटलं का? गुड, व्हेरी गुड. काय ऐकलं होतं आज? काहीतरी ऐकलं होतं हे ना? नाही आठवत राम? बायोन्सी क्या होता है? बरं, अजून काय काय होतं? मला 10thला काय होतं तेच ऐकायचं आहे तुमच्याकडून. काय डिलीट झालं सिलेबसमधून? देखो, बायोन्सी और अपथ्रस्ट क्या होता है? रेड. व्हेन a body is dipped, D-I-P-P-E-D, dipped inside the fluid, बुडवलंय बॉडीला पाण्यामध्ये. ठीक आहे. इफ बॉडी इज डिप्ड इनसाइड द फ्लूइड, फुली सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज. इसका मतलब क्या हो गया अभी? फुली सबमर्ज मतलब पूरी अंदर, या फिर पार्शियली सबमर्ज मतलब थोडंच बुडवलंय. ठीक आहे. देन फ्लूइड गेट डिस्प्लेस्ड. Then fluid get displaced due to this body. Fluid get displaced due to this body, and body experiences a force. Body experiences a force in upward direction. Body experiences force in upward direction due to fluid surrounding to it. Due to fluid surrounding to it. समझ में आ रहा है क्या लिखा है? कोई बॉडी है, उसको अगर हम लिक्विड के इनसाइड डीप करेंगे तो क्या होगा? बॉडी की वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड डिस्प्लेस होने के बाद जहाँ पे बॉडी है उसके सराउंडिंग में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होता है? फोर्स एक्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस फिनोमिनन ऑफ upward force on the body by the fluid is known as buoyancy. And the force is known as buoyant force or upthrust. Very good. Force is known as buoyant force or upthrust. समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एकदम सिंपल मैकेनिज्म है. देखो कि क्या होता है कि लिक्विड के अंदर अगर हमने बॉडी को डाल दिया तो बॉडी की वजह से लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? डिस्प्लेस होती है. तो जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस होगी उतने वॉल्यूम को छोड़ के जो रिमेनिंग फ्लूइड बचेगा वो क्या करेगा? बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करेगा, एंड ये सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. ऐसे क्यों? इन जनरल क्या है कि सपोज हम कंसीडर करेंगे कि जो बॉडी है हमने ड्रॉप की है और वो क्या कर रही है? इस तरह से पार्शियली सबमर्ज बॉडी में फ्लोट कर रही है. तो इस केस में क्या होगा? फ्लूइड इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, एज वेल एज फ्लूइड इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सर्ट करेगा. सेम वे फ्लूइड इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सर्ट करेगा.
लेकिन यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे, बट इसको कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स बचेगा ही नहीं, मतलब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये हर एक केस में एप्लीकेबल है, बॉडी पार्शियली सबमर्ज है, फुली सबमर्ज है ना, फ्लोट कर रही है, या फिर पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रही है, या फिर फुली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रही है, या फिर सिंक टू द बॉटम है, तो भी उस बॉडी के ऊपर क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। एंड ये जो फिनोमिनन है जिसमें फ्लूइड या फिर लिक्विड बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको बोला जाता है बायोंसी। समझ में आ रहा है, न्यू वर्ड है बायोंसी। बायोंसी का मतलब अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट मतलब फोर्स हो गया, बायोंसी मतलब फिनोमिनन है, एक मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है, किसके ऊपर, वेरी गुड, बॉडी के ऊपर। कब, जब बॉडी फ्लूइड में जाने के बाद फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, एंड डिस्प्लेस करने के बाद भी वहाँ पे फ्लूइड बचेगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो बॉडी ने पूरा फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया एंड कंटेनर में अभी फ्लूइड ही नहीं है, तो फोर्स एक्ट होगा क्या, मतलब बॉडी के सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये फिनोमिनन हो गया, फिनोमिनन ऑफ बायोंसी। फोर्स जो एक्ट होगा वो बनेगा बायोंट फोर्स, एंड इसी बायोंट फोर्स को बोला जाता है अपथ्रस्ट। तो बोलो फिर से, बायोंसी मतलब क्या है। हे बघा, वर्डिंग जी लिहिली ती एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर चाहिए आपल्याला, क्या बोर्डाच्या पेपरमध्ये छापायचं नहीं है, ठीक है। क्या होता है बोलो, इन जनरल बॉडी लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दी, उसके बाद क्या होगा, फ्लूइड गेट डिस्प्लेस, एंड डिस्प्लेस होने के बाद जो सराउंडिंग का फ्लूइड बचेगा दैट विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोंसी। तो बायोंसी का फोर्स मतलब अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट मतलब बायोंट फोर्स। क्यों आ गया बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट, वाटर, वाटर कहाँ से आगे बीच में, फ्लूइड बोलो या फिर लिक्विड बोलो, ठीक है, क्योंकि ये सारे लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बायोंट फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल म्हणजे किती छोटे छोटे गोष्टी ऑब्झर्व करून लोक ग्रेट झाले बघा, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तेजस, वॉटरमध्ये वेट टाकली, वॉटर अपवर्ड येतं, हो का, कंटेनरमध्ये, त्याला आर्किमिडीज प्रिन्सिपल म्हणायचं। बर, व्हेरी गुड, सिट डाऊन स्वप्नील। वॉटरच म्हणायचं का, फ्लूइड नाही, मग तुम्हाला जे कम्फर्टेबल असेल ते म्हणू, पण वॉटर म्हटलं आपण, वॉटर लिहून दिलं तर काय होईल आपल्या डोक्यात, तेच की वॉटरसाठी ॲप्लिकेबल आहे, इन जनरल सारे फ्लूइड के लिए ॲप्लिकेबल आहे। व्हेरी गुड, सिट डाऊन हर्षवर्धन। काय तर सांग, काही विचारलं की नाहीच म्हणतो, देवेश। येस सर, काय आहे सर, सिट डाउन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब सबको मालूम है, बरोबर, जो बोल रहे हैं सबके आंसर करेक्ट है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं उसमें, ठीक है। फिर से एक बार लिखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप, when a body is dropped inside the fluid, when a body is dropped inside the fluid, fluid get displaced, fluid get displaced, and the body experiences net upward force, body experiences force, that is upthrust, net upward force, that is upthrust, which is equal to क्या होता है, which is equal to mg, weight of body। आज जर असेल तर सगळ्याच बॉडी फ्लोट करायला पाहिजे, बरोबर आहे की नाही, विच इज इक्वल टू, व्हेरी गुड, विच इज इक्वल टू बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट, विच इज इक्वल टू
वही तो फाइंड करना है ना अभी। स्वप्निल बोल बेटा। नहीं साक्षी बॉडी कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगी? वेट mg। वेट किसका? बॉडी का प्लस लिक्विड का, तो क्या होगा? बॉडी तो डायरेक्ट हवा में उड़ जाएगी ना, वेट नीचे एक्ट हो रहा है एंड अपवर्ड फोर्स वेट प्लस समथिंग है, तो बॉडी ऊपर चली आएगी। बोल बोल बोल, कंप्लीट करें सर। बर हां सुमित सांग बेटा, बरोबर आहे सुमित? नाही का? बर शंतनू। विस्कस फोर्स, वेरी गुड। विस्कस फोर्स हो गया वो स्टोक्स लॉ में। अभी लिक्विड रेस्ट में, बॉडी भी रेस्ट में। देवेश। फोर्स इक्वल टू एरिया लिहिला आपण तर आपलं सगळं फिजिक्स चुकून जाईल ना बेटा। आपण सुरुवातीला पहिल्या टॉपिकमध्ये ओरडून ओरडून सांगतो की हर एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट चाहिए। फोर्स इक्वल टू एरिया लिहिला तर होईल का? सनी राम जे सांगत होते सांग ना, 10th ला काय होतं ते सांगत होते तेच आहे। खुशी शुभम लिक्विड के फोर्सेस IMF कोइझिव्ह अडिझिव्ह। आत्ता कोणतरी काहीतरी व्हॉल्यूम वगैरे ऐकलं होतं मी, कोण म्हटलं व्हॉल्यूम? हां सांग काय? फक्त व्हॉल्यूम म्हटली का? व्हॉल्यूम किंवा डेन्सिटी एकच सांग। व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी फोर्स अप्लाय करता का? नाही करत, ठीक आहे। क्या लिखा है? बॉडी एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स that is up thrust which is equal to the weight of बॉडी का तो नहीं होगा, फ्लूइड का। वेरी गुड, ठीक है। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब समझ में आ रहा है क्या? जितना फ्लूइड बॉडी ने हटा दिया था, मतलब जिसको डिस्प्लेस किया था, उतने फ्लूइड का वेट मतलब क्या होता है? बॉडी के ऊपर का अपथ्रस्ट होता है, ठीक है। करो कंप्लीट स्टेटमेंट। फिर से एक बार, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख रहे हैं ना? क्या लिखा है बोलो? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। अब देखो वेट मतलब फिर से क्या होता है? mg, बट यहाँ पे मास किसका लेना है हमें? बॉडी का या फ्लूइड का? फ्लूइड का लेना है। वेट अगर फ्लूइड का ले रहे तो मास भी फ्लूइड का ही होगा। मास मतलब क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बट अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हम सिग्मा बोल रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या लेनी पड़ेगी? तो यही होता है अपथ्रस्ट। बॉडी का वेट कितना होगा? v इंटू रो इंटू जी। अपथ्रस्ट कितना होगा? यस कहाँ से आ गया बीच में? सिग्मा ही नहीं है, सिग्मा इंटू वी इंटू जी। मतलब डिफरेंस क्या है? सिर्फ बॉडी के वेट में रो है, फ्लूइड के वेट में सिग्मा है। समझ में आ रहा है? तो अपथ्रस्ट के लिए फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी का मतलब कोणाची? बट फ्लूइड किती डिस्प्लेस झालं ते थोडी काढता येतं आपल्याला। पाणी अर्ध सांडलं, अर्ध्या बाजूला गेलं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलेंट। सुनो एक बार, हाँ इंद्रनील, मतलब बॉडी की जो वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। यानी वी मतलब किसकी वी लेंगे? एक्चुअल में होती है डिस्प्लेस फ्लूइड की, लेकिन फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा? जितनी बॉडी की वॉल्यूम है। मतलब वी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? बॉडी की वॉल्यूम। यस नो? बॉडी की वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। साक्षी काय सांगत होती? हेच सांगत होती का? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बरं तसं नहीं है, ठीक है ना। जैसे कल भी मैंने बोला था स्टोन है, पेन है, समझ में आ रहा है? दोनों को ड्रॉप किया लिक्विड में, फ्लूइड में, दोनों का भी मास सेम है, 100 ग्राम 100 ग्राम। तो उसमें क्या होगा? स्टोन ज़्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा या पेन? इसलिए क्या होगा? पेन की वॉल्यूम फ्लूइड की वॉल्यूम सेम रहेगी।
स्टोन की वॉल्यूम, पानी की वॉल्यूम सेम रहेगी, डिफरेंस किस में आएगा? डेंसिटी में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए पेन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है तो ये फ्लोट करेगा, अगर ज़्यादा आहे तो सिंक टू द बॉटम. सिंक टू द बॉटम म्हणजे खालीपर्यंत बुडून जाईल. ठीक आहे. तो अपथ्रस्ट, वैभव क्या बन गया अपथ्रस्ट? फॉर्मूला क्या है अपथ्रस्ट का? सिग्मा वी जी, वी सिग्मा जी, जी इज द, हो गया लिख के सबका. चलो सिट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट. अब ये आया कहाँ से इक्वेशन? यहाँ पे तो हमने देख लिया, उसी का ही जनरल एक्सप्रेशन देखना है. जैसे कि एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने फ्लूइड को फिल करके रखा है एंड इस कंटेनर में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है. तो सिग्मा मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस फ्लूइड के इनसाइड अंदर एक बॉडी को ड्रॉप कर देंगे. जैसे कि सपोज ये बॉडी यहाँ पे आ गई. अब जो बॉडी हमने यहाँ पे प्लेस की है उसकी डेंसिटी रो होगी. तो रो मतलब क्या होगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी. क्लियर है यहाँ तक? अभी कंडीशन क्या है कि टॉप से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो इस बॉडी की एक एंड का डिस्टेंस है h1, दूसरे एंड का डिस्टेंस है h2. यहाँ पे जो बॉडी हमने कंसिडर की है उसका एरिया बनेगा a. a क्या हो गया? एरिया. एरिया. देन इसकी जो लेंथ होगी उसको हम l लेंगे. l क्या बनेगी इसकी? लेंथ. तो बॉडी की वॉल्यूम क्या बनती है फिर? a इंटू एल. इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. क्लियर है यहाँ तक? अभी कंडीशन क्या है कि ये लिक्विड के इनसाइड है, इसलिए बॉडी के ऊपर लिक्विड क्या करेगा? उसको नीचे प्रेस करने का ट्राई करेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा F1. एट द सेम टाइम नीचे का फ्लूइड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये फोर्स बनेगा F2. F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. अब इस साइड में भी होते हैं बट वो कैंसिल करेंगे, उनका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा. ठीक है. अब ये फोर्स जो एक्ट होता है उसका बेसिक रीजन कौन है? प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. प्रेशराइज कर रहा है ना फ्लूइड, उसके ऊपर से फोर्स एक्ट होगा. तो F1 बनेगा P1 इंटू ए. कहाँ से आ रहा है ये? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. अब लिक्विड के लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है कितना होता है? H इंटू रो इंटू जी. क्या होता है? H इंटू रो इंटू जी. बस यहाँ पे H का मतलब कौन होगा? H1 इंटू ए. उसी तरह से F2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? एक मिनट, लिक्विड की वॉल्यूम हमने सिग्मा ली है तो ये क्या बनेगा? सिग्मा. प्रेशर कौन? लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है ना, तो ये क्या बनेगा? H2 इंटू सिग्मा इंटू जी इंटू बनेगा A. अब दोनों में से बोलो कौन सा फोर्स ज़्यादा रहेगा, F1 या F2? वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस में H1 एंड H2 में, तो जो ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा. कौन बड़ा होगा? H1 या H2? H2 बड़ा तो प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा मतलब फोर्स भी ज़्यादा. इसका मतलब यहाँ पे एज H2 इज ग्रेटर देन H1, P2 बनेगा ग्रेटर देन P1. इसका मतलब F2 बनेगा ग्रेटर देन F1. इसका मतलब जो नेट फोर्स एक्ट होगा दैट इज गिवन बाय F2 माइनस F1. क्लियर यहाँ तक? अब F2 एंड F1 की वैल्यू पुट करनी है. क्या होगा? F2 माइनस F1 करेंगे तो सिग्मा इंटू जी, ब्रैकेट में क्या बचा? H2 माइनस H1 इंटू ए. बट H2 माइनस H1 मतलब क्या है? फ्रॉम डायग्राम सिर्फ एल. डेल्टा एल कुठे? लेंथ है ना H2 माइनस H1 मतलब. तो यहाँ पे F इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा इंटू जी इंटू ए इंटू एल. बट ए इंटू एल मतलब कौन है? यानी कि फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट, मतलब बायोन्सी का फोर्स. अगेन कितना आ गया? V इंटू सिग्मा इंटू जी. इसलिए बॉडी फुली सबमर्ज है, पार्शियली सबमर्ज है, फर्क नहीं पड़ेगा. हर बार जो भी अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा. और कितना रहेगा? V इंटू सिग्मा इंटू जी. V का मतलब किसके लिए? वॉल्यूम. होती किसकी है? डिस्प्लेस फ्लूइड की. बट यहाँ पे कैलकुलेट करते टाइम हम किसकी ले रहे हैं? बॉडी की. सिग्मा फ्लूइड, जी मैडम. अपथ्रस्ट.
कल ग्रेविटेशन की दोनों हो गए वर्कशीट? कितने लोगों ने दोनों कंप्लीट की कल? बस राम, तुम्ही, तन्विषा, खुशी, देवेश, एक कंप्लीट झाली. नाही अशा वर्षीत 2-2 झाल्या पाहिजे. कळालं ना? जेव्हा क्वेश्चनला वेळ लागणार तेव्हा मीच कमी क्वेश्चन देतो. फिर उसके डाउट्स एंड नेक्स्ट वर्कशीट आज कंप्लीट करेंगे. श्रवण एकच? काय ना, आपल्याला सॉल्व करायचे ते 1000 MCQ असे जे काल होते ते, आणि जे परवा होते तसे 300 MCQ. मग जर आपण असे रोजचे 50 करायला लागलो तर 2 महिने चालले एक टॉपिक. ईच डे 100 केले म्हणजे मग ते एक 1.5 वीकमध्ये कंप्लीट होऊन जाईल. हो गया. श्रवण, बॉडी का वेट mg मतलब v रो g एंड अपथ्रस्ट मतलब v सिग्मा g. डिफरेंस किसमें? सिर्फ बॉडी का वेट लेंगे तो बॉडी की डेंसिटी, एंड फ्लूइड का वेट लेंगे मतलब अपथ्रस्ट लेंगे तो फ्लूइड की डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट. अब इससे होता क्या है, देखो, कोई भी बॉडी अगर हम लिक्विड के इनसाइड ड्रॉप करेंगे, डीप करेंगे या फिर सबमर्ज करेंगे, तो जो एपरेंट वेट होता है बॉडी का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? परत किसी भी बॉडी को अगर फ्लूइड के इनसाइड हमने डीप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो उसका जो भी एपरेंट वेट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा? देखो, कंडीशन क्या बनती है कि जो W एपरेंट रहेगा, मतलब एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू, पहले तो बॉडी का एक्चुअल वेट होगा, एंड ये एक्चुअल वेट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है? अपथ्रस्ट एक्ट हो रहा है. मतलब कि एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, यानी कि फ्लूइड के अंदर जाके बॉडी का वेट क्या होता है? कम होता है. वेट क्या होता है? लॉस होता है. एकदम इजी मेथड है. ठीक है, तो यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए क्या करना है? बस फ्लूइड के अंदर बॉडी को डाल देना है. ठीक है, तो W एपरेंट इक्वल्स टू W एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट. क्लियर है? अब यहाँ पे बॉडी का एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट कितना था बॉडी का? v रो जी. आता शुभमने सांगितलं होतं का शंतनूने? mg है ना. m मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. उसी तरह से देवेश, अपथ्रस्ट क्या होगा? देवेश v इंटू सिग्मा इंटू जी होगा. अब यहाँ पे वी जी दोनों को क्या करना है? कॉमन लेना है. बट मैं उसके साथ रो को भी कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो. यहां तक सबको क्लियर है? बट वी रो जी मतलब कौन है? यानी कि बॉडी का एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू होगा बॉडी का एक्चुअल वेट इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो. ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड और फ्लूइड. राइट डाउन. हो गया? अब देखो, वेट मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, बट यहाँ पे एपरेंट एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं m इंटू ए मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन या फिर एपरेंट एक्सेलरेशन. इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो. तो यम कैंसल होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इनसाइड
फ्लूइड, या फिर हम इसको ही बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन आ गया A इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो। क्या है? A इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो। जी सिग्मा फ्लूइड, रो। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो है तो ए क्या होगा? वेरी गुड, ते हो गया। लेकिन ए क्या होगा? निगेटिव होगा। ए निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जी निगेटिव आ रहा है मतलब जी कहाँ पे एक्ट होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब बॉडी को कहाँ पे आना है? नीचे नहीं जाना है, ऊपर आना है। बट ऊपर बॉडी कहाँ तक आ सकती है? हवा में नहीं जा सकती। जहाँ तक लिक्विड है वहाँ तक आ सकती है। मतलब बॉडी यहाँ पे क्या करेगी? फ्लोट करेगी। फ्लोट करणार म्हणजे तरंगणार। कैसी फ्लोट करेगी? पार्शियली सबमर्ज। कैसी फ्लोट करेगी? म्हणजे थोडाफार पार्ट तर लिक्विडमध्ये असेल ना, बाकी बॉडी वर असेल। मतलब क्या हो गया? वहाँ पे पार्शियली बॉडी सबमर्ज होगी। कब? अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो है तो। अगर सेकंड केस यहाँ पे देखेंगे जिसमें सिग्मा जो है वो रो से कम है, लेस है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? सिंक टू बॉटम। इसका मतलब खालीपर्यंत बुडून जाईल। ठीक है, सिंक टू बॉटम। एंड थर्ड केस क्या होगी? अगर सिग्मा एंड रो इक्वल है तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? अगेन फ्लोट करेगी। बट फ्लोट कैसे करेगी? अशी। कैसी फ्लोट करेगी? फुली सबमर्ज, कंप्लीटली पाण्यामध्ये, फुली सबमर्ज। ठीक है, डाउन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फिर acceleration of body inside the fluid। चलो हो गया। अब ये क्या था? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह से एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। हो गया था ये लिख के? नेक्स्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो, जैसे कि इसके लिए आपको एक फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा, राइट डाउन। फोर्स ऑफ बायोंसी और अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ
buoyancy or upthrust acts in upward direction through the center of mass or center of gravity of displaced fluid, not the body. क्या लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? जो भी अपथ्रस्ट है या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी है वो अपवर्ड तो एक्ट होगा, लेकिन किस पॉइंट में से एक्ट होगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से नहीं, बॉडी की वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा था उसके सेंटर ऑफ मास से या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, नोन एज सेंटर ऑफ बायोंसी. उसी को कंटिन्यू करो, नोन एज सेंटर ऑफ बायोंसी. तो सेंटर ऑफ बायोंसी मतलब क्या हो गया? थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. सेंटर ऑफ बायोंसी लिख लिया. क्या है फिर सेंटर ऑफ बायोंसी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसकी? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की. एक बार रीड करो स्टेटमेंट फिर से. क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो जो लिखा है ना उसका मतलब यही है कि जो भी अपथ्रस्ट होता है जिसको हम फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं वो हमेशा कहाँ पे एक्ट होता है? अपवर्ड. लेकिन अपवर्ड कहाँ से एक्ट होगा? हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. किसका? बॉडी की सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ लेना देना नहीं है. डिस्प्लेस होने वाला जो फ्लूइड है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमें ये अपवर्ड फोर्स लेना है, उसी को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ बायोंसी. क्लियर है? सेंटर ऑफ बायोंसी. अब बोर्ड पे ध्यान दो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल करके रखा है एंड इस लिक्विड फिल करने के बाद हमने यहाँ पे एक बॉडी को ऐसे डीप कर दिया और ये बॉडी यहाँ पे आ गई. तो ये बॉडी ने क्या कर दिया? अभी इतने रीजन का जो फ्लूइड है उसको डिस्प्लेस कर दिया. तो बॉडी का एंड ये डिस्प्लेस होने वाले फ्लूइड का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो एक ही लाइन के ऊपर आएगा एट द गिवन पोजीशन. बरोबर? तो ये जो पॉइंट है जिसमें से ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है इसको हम बोलेंगे एज ए बी. बी का मतलब कौन? सेंटर ऑफ बायोंसी. बी का मतलब कौन? सेंटर ऑफ बायोंसी. क्या होता है सेंटर ऑफ बायोंसी? मतलब जो फ्लूइड यहां से डिस्प्लेस हुआ था उसका सेंटर ऑफ मास. अगर हम इस बॉडी को इस पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा? सेम कंटेनर है, कंटेनर में जो फ्लूइड है वो भी सेम है, बस अभी बॉडी को हमने क्या किया? टिल्ट कर दिया. मतलब बॉडी जो है अब इस तरह से टिल्ट हो जाएगी. इससे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेरी गुड, चेंज होगा या शिफ्ट होगा. किसका? बॉडी का छोड़ दो, बॉडी से लेन देना नहीं, फ्लूइड का. मतलब इस साइड का फ्लूइड ज़्यादा डिस्प्लेस होगा ना, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ बायोंसी भी इस साइड में शिफ्ट होगा. कहाँ पे शिफ्ट होगा हमें मालूम नहीं है, तो हम रैंडमली कोई भी एक पॉइंट लेते हैं. जैसे कि सेंटर ऑफ बायोंसी इस पॉइंट पे आ गया, इसको हम बी डैश बोलते हैं. बी डैश मतलब कौन? न्यू सेंटर ऑफ बायोंसी. कब? जब बॉडी को हमने टिल्ट किया था. क्लियर है? तो अभी जो फोर्स एक्ट होगा वो यहाँ से वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस लाइन में से जाएगा. कौन? अपथ्रस्ट. समझ में आ रहा है दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है? प्रथमेश क्या डिफरेंस है? ये सरळ आहे, व्हेरी गुड, हाच डिफरन्स आहे. अजून वेगवेगळा आहे. सेंटर ऑफ मास सेंटर लाइन हा सेंटरच्या त्या वहाँ से जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको अगर फिर से ड्रॉ करेंगे तो
ये जो दो लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोला जाता है एम। एम का मतलब कौन? फेसबुक। एम का मतलब कौन? व्हाट्सअप। एम का मतलब कौन? इंस्टाग्राम। एम का मतलब कौन? मेटा सेंटर। क्या होता है ये? मेटा सेंटर। ठीक है, इसी की वजह से जुकरबर्ग ने नाम चेंज किया अभी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या है? मेटा सेंटर कंसेप्ट समझ में आ रही है? नाही? हे मेटा माहिती आहे ना काय? मेटा सेंटर हेच माहिती ना? श्रवण काय सांग, क्या आहे मेटा सेंटर? राम नाही माहिती? अरे आत्ता एक्सप्लेन केलं ना. व्हेरी गुड. कोणाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली वर्टिकल लाइन का। कौन सी? पहले की एंड अभी की। समझ में आ रहा है? वो बन गया मेटा सेंटर। तो अब यहाँ पे क्या होता है देखो कि सपोज ये मेटा सेंटर आ गया एम, तो अगर सेम कंडीशन में हम देखेंगे तो सिचुएशन क्या है कि इस तरह की बॉडी को हमने टिल्ट किया है और ये टिल्ट करने के बाद ये बॉडी का मेटा सेंटर यानी यम यहाँ पे, एंड ये बॉडी का जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है? बॉडी का अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसका मतलब बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। एंड यम में से जो एक्ट होने वाला है, कौन एक्ट होने वाला है यम में से? यम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बी डैश था। बी डैश मतलब कौन? सेंटर ऑफ बायोसी। सेंटर ऑफ बायोसी मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें से अप थ्रस्ट एक्ट होता है। अप थ्रस्ट कहाँ पे एक्ट होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये फोर्स बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स एंड ये वेट क्या फॉर्म करेंगे? कपल, टॉर्क। क्या फॉर्म करेंगे? टॉर्क। एंड ये बॉडी को फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये मेटा सेंटर यहां पे आ गया नीचे, तो ग्रेविटी भी इधर, तो ये बॉडी को क्या करेंगे? अगेन कपल एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा, और बॉडी को क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिस्प्लेस नहीं करेंगे, आडवा करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? टॉपल करेंगे। क्या करेंगे? बॉडी को टॉपल करेंगे। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब यम अगर जी के अबव है तो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी, एंड यम अगर जी के बिलो है तो बॉडी टॉपल हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या लिखा था इसमें? सेंटर ऑफ बायोंसी लिखा था। ठीक है, अभी फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाली। उसके बाजू में ये दूसरी ड्रॉ करो, मतलब दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। सेंटर ऑफ मास काय असतं? जहाँ पे बॉडी का पूरा मास फोकस्ड है। रोटेशनल कितने लोग नहीं थे रोटेशनल के टाइम? तुम्ही होते ना? करत नव्हता रोटे, म्हणजे अभ्यास करत नव्हता तेव्हा। हे प्रामाणिक मध्ये इव्हिनिंगला करत नव्हता। भर मला वाटलं अभ्यास करत नव्हता तेव्हा। ठीक है, रोटेशनल ग्रेविटेशन के बाद में इवनिंग में हो जाएगा, तब अटेंड करो। खड़ा लो ना, तब नहीं, तब अटेंड करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से बाद में कब मिलेगा? मैंने बोला कल, जो जून में से फिर से डायमेंशन से शुरू हो रहा है, उस बैच में जब होगा तब मिलेगा। ठीक है, होणार आहे म्हणून निवांत राहू नका, रिलॅक्स राहू नका। नाही नाही, तो फर्स्ट पार्ट आहे, त्याच्यानंतर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, आठवतं का? सेंटर ऑफ मास नंतर आहे ते सगळं।
तिसरी नाही काढायची, दोन्ही डायग्राम झाले ड्रॉ करून. अभी इसमें बस मेटा सेंटर मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करना है. राइट डाउन मेटा सेंटर. कौन एक्सप्लेन करेगा क्या आहे मेटा सेंटर मतलब? किती लोकांना कळालं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एवढं तर कळालं. व्हेरी गुड. ठीक है, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? वर्टिकल लाइंस का. कौन सी वर्टिकल लाइन? जो सेंटर ऑफ बायोन्सी से पास हो रही है. कौन सी वर्टिकल लाइन? जो सेंटर ऑफ बायोन्सी से पास हो रही है एंड जिसके अलॉन्ग अप थ्रस्ट एक्ट होता है. कब? एक पहले जब बॉडी इक्विलिब्रियम भी थी एंड बाद में जब बॉडी को टिल्ट किया था. सो राइट डाउन मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल होती ना, आता टिल्ट झाली. ठीक आहे, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बायोन्सी, passing through center of buoyancy in equilibrium position and in tilted position. In equilibrium position and in tilted position. Equilibrium ये tilt करने की बात की पोजीशन. हो गया मेटा सेंटर. एंड इसके अकॉर्डिंग सिर्फ दो केसेस. नंबर 1, if meta center is above the center of gravity of the body. If meta center is above the center of gravity of the body, then body will come to its equilibrium position. Body come to its equilibrium position. And second case, when meta center is below center of gravity of body, then body will get topple. Then body will get topple.